नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम नया चैप्टर साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चैप्टर ये आपके अकाउंट पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है, 7वां चैप्टर। और अभी तक हमने सब कुछ साझेदारी से रिलेटेड ही पढ़ा है। पहला चैप्टर हमने विषय प्रवेश पढ़ा था साझेदारी का, दूसरा हमने साझेदारी का वार्षिक हिसाब, तीसरा ख्याति का मूल्यांकन, चौथा पेढ़ी का पुनर्गठन, पांचवा साझेदारी का प्रवेश और छठा चैप्टर साझेदारी की निवृत्ति ऑब्लिक मृत्यु, और अब ये लास्ट चैप्टर आ रहा है आपका साझेदारी का विसर्जन। मतलब कुल मिलाकर आपको आपके अकाउंट में के पार्ट 1 में टोटल साझेदारी से रिलेटेड सारे चैप्टर्स आपने पढ़े हैं। और अब हमारा लास्ट चैप्टर आ रहा है साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन। बोर्ड में इसकी मार्किंग है 8 मार्क्स, 8 मार्क्स है। चैप्टर बहुत ईजी है और आप चाहें तो 1 घंटा बैठ के इस चैप्टर को आसानी से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी आते हैं। और थियरिकल बेस का चैप्टर है, थियरी पार्ट भी आता है इसमें, और रोज नामचा आता है, सही गलत। इसके अलावा सवाल इसमें पूछे नहीं जाते हैं कि बड़े सवाल बनाने हैं आपको, खाते बनाने हैं या खातों में एंट्री करनी है, ऐसा कुछ भी इस चैप्टर्स में आता नहीं है। तो मार्किंग हम देख लेते हैं बोर्ड में क्या है इसकी। टोटल 8 मार्क्स है, 1133। 1 मार्क्स का एक MCQ सेक्शन ए में आएगा, 1 मार्क्स का एक वाक्य का उत्तर सेक्शन बी में आएगा, 3-3 मार्क्स के 2 सवाल सेक्शन सी में आते हैं। अब ये 3-3 मार्क्स के सवाल जो हैं आपके, वो क्या आता है, रोज नामचा आ सकता है कि आपको व्यवहार दिया गया है उस पर से आपको प्रविष्टि लिखनी है, या फिर सही गलत आ सकता है कि दिया गया वाक्य सत्य है या असत्य बताइए, यदि असत्य है तो सुधार कर फिर से लिखिए, ये पूछा जा सकता है। या फिर थियरी का कोई क्वेश्चंस दे दिया, जैसे वसूली खाता पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वसूली खाता की प्रथम पद्धति और द्वितीय पद्धति के बीच अंतर बताइए, और साझेदारी का विसर्जन या साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन उसके बारे में बताइए। यानी आपको कुछ भी इस चैप्टर से रिलेटेड थियरी है, जो भी मतलब है वो पूछा जा सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि थियरी नहीं आएगी, इस चैप्टर में थियरी बेस भी है, थियरी भी आपको पढ़ना है, और रोज नामचा और सही गलत, इतना हमें इस चैप्टर्स में तैयार करना है और चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन है क्या? कभी भी जब भी पेढ़ी स्टार्ट होती है तो वो प्रारंभ की है, प्रवेश होता है, उसमें साझेदार का निवृत्ति होती है, मृत्यु होता है, अंदर पुनर्गठन भी होता है। इसी तरह लास्ट में जब पेढ़ी बंद हो जाए, कुल मिला के धंधा बंद हो जाए, तो वह पेढ़ी का विसर्जन कहलाता है। मतलब पेढ़ी संपूर्ण रूप से बंद हो गई है तो वो पेढ़ी का विसर्जन कहलाएगा। तो विसर्जन का अर्थ देखेंगे हम। तो विसर्जन का अर्थ क्या है कि जब साझेदारी पेढ़ी अपना व्यावसायिक कामकाज हमेशा के लिए बंद करे, अर्थात कि कानूनी दृष्टि से पेढ़ी का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाए, तब उससे साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन हुआ कहते हैं। मतलब पूरा कामकाज जो है वो संपूर्ण रूप से बंद कर दे। जैसे कोई पेढ़ी है, पेन का उत्पादन कर रही है, और अब एकदम से उन्होंने पेन का उत्पादन करना बंद कर दिया, यानी वो पेढ़ी वहाँ से उन्होंने हटा दी। जो भी पेन की प्रोडक्ट है वो मतलब अब लॉन्च नहीं हो रही है मार्केट में, अब मार्केट में नहीं जा रही है, यानी सब कुछ कामकाज बंद है, सभी साझेदार अपने अपने दूसरे कामों में लग गए हैं। तो अब कहलाएगा कि नहीं, ये पेढ़ी बंद हो गई है, कानून दृष्टि से उसका अस्तित्व मिट गया है। या संक्षिप्त में ऐसा कह सकते हैं कि जब चालू पेढ़ी बंद हो जाए और उसका धंधा बंद किया जाए तो उसे पेढ़ी का विसर्जन कहते हैं। ये था विसर्जन का अर्थ। ये भी आपको थियरी बेस में पूछा जा सकता है। अब हमें सवाल के लिए, रोज नामचा के लिए प्रविष्टि देखनी है, प्रविष्टि हमें तैयार करनी है, और जो थियरिकल पार्ट है मैं आपको टिक मार्क कर दूंगी मतलब बुक्स में, और आपको बता दूंगी कौन कौन सी थियरिकल पार्ट आपको इसमें पूछा जाएगा, तो वो आपको तैयार कर लेना है। और जब भी हम साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन करते हैं तो संपत्तियों के निकाल के लिए हमें खाता तैयार करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं वसूली खाता। और वसूली खाते की टिप्पणी आपको बोर्ड में पूछी गई है और जाती है, तो वसूली खाते की टिप्पणी आपको एक बार तैयार कर लेना है। तो वसूली खाते में देखेंगे, वसूली खातों को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? संपादन खाता। तो ये भी MCQ में पूछा गया है, एक एक वाक्य के उत्तर में, कि वसूली खाते को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो संपादन खाता।
पेड़ी के विसर्जन के समय पेड़ी की संपत्तियों और दायित्वों के निपटारे की हिसाबी असर देने के लिए तैयार किया गया खाता अर्थात वसूली खाता। मतलब जब पेड़ी का विसर्जन होगा तो संपत्तियों को बेचना पड़ेगा, क्योंकि संपत्ति तो हम रख नहीं सकते, क्योंकि हमें धंधा बंद करना है। जैसे धंधे में दुनिया भर के फर्नीचर होंगे, सब आपके ज़मीन मकान फर्नीचर प्लांट वो सब आपको बदलना है, आपको देना है, तो आपको वो बेचना पड़ेगा और बेच के आवक प्राप्त करनी पड़ेगी, और आवक में से आपको दायित्व चुकाना होगा, और दायित्व चुका के और पेड़ी को बंद करना होगा, नहीं सब कुछ समेटना होगा। तो उसके लिए हमें वसूली खाता बनाना पड़ता है। तो इसकी हिसाबी असर देने के लिए खाता तैयार करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं वसूली खाता। और वसूली खाते को संपादन खाते के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। साझेदारी पेड़ी के विसर्जन के समय चौपड़े बंद करने के लिए रोकड़ बैंक सिवाय की संपत्तियों और दायित्वों का खाता बंद करके वसूली खाते उसकी बही कीमत पर ले जाया जाता है। रोकड़ बैंक के अलावा जितने भी संपत्ति और दायित्व को खाता है उसको वसूली खाते में बही कीमत पर ले जाया जाता है। उसके बाद संपत्तियों की उपज की रकम रोकड़ खाते उधार करके वसूली खाते जमा की जाती है। पहले जितने भी संपत्तियों दायित्वों के खाते हैं उसको पहले बंद करके हम वसूली खाते ले जाते हैं, और उसके बाद उसके निपटारे के लिए क्या करते हैं, संपत्तियों को बेचेंगे तो उसकी उपज होगी तो जिससे हम क्या करेंगे, रोकड़ खाते उधार करके वसूली खाते जमा करेंगे। और दायित्व का होगा तो दायित्व के भुगतान के लिए वसूली खाता उधार करेंगे और रोकड़ खाते जमा करेंगे, क्योंकि दायित्व का भुगतान करेंगे तो रोकड़ जाएगी, तो रोकड़ खाते जमा, और जब हम संपत्तियों की उपज होगी यानी संपत्ति बेचेंगे तो रोकड़ आएगी, तो रोकड़ खाते उधार करते हैं। तो वो ये एक लाइन है हमारी। फिर आगे दिया है वसूली खाते में आने वाला अंतर वसूली खाते का लाभ या नुकसान कहलाता है, यानी जब भी उसका अंतर आएगा तो वो लाभ या नुकसान कहलाता है। यह अंतर साझेदारों के बीच उनके लाभ हानि के वितरण के प्रमाण में बांट दिया जाता है। यदि वसूली खाते में निपटारे में यदि लाभ होता है तो साझेदारों के बीच में बांट दिया, यदि नुकसान होता है तो वो भी साझेदारों के बीच बांट दिया जाता है। लाभ उनके पूंजी खाते जमा होता है, नुकसान उनके पूंजी खाते उधार होता है। और ये है आपका वसूली खाते का टिप्पणी जो बोर्ड में पूछी जाती है, और इसे हमें तैयार कर लेना है। आप भी इसको तैयार कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे कि हमें जो रोजनामचा मैंने आपको बताया था कि प्रविष्टि संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, तो उसमें आपको रोजनामचा तैयार करना है। मतलब कोई भी आपको एक व्यवहार दे दिया होगा, उस पर आपको मतलब प्रविष्टि लिखनी होगी। तो प्रविष्टि तैयार करने के लिए आपको किताब में दे रखा है प्रविष्टि किस तरह से करनी है, तो वो हम एक बार देखेंगे। अब हम देखेंगे प्रविष्टि। तो नंबर 1 है, जब अनामत और लाभ हानि खाते की जमा बाकी आपको यदि प्रविष्टि व्यवहार में दे रखा हो, प्रविष्टि उसकी लिखनी हो, तो किस तरह से लिखेंगे। तो हमें पता है कि अनामत और लाभ हानि खाते की जमा बाकी साझेदारों के बीच में बांट दी जाती है। आज तक हम यही करते आ रहे हैं, चाहे वो प्रवेश हो, विवृत्ति हो, चाहे पुनर्गठन हो, उसमें हम देखते हैं कि जो भी अनामत और लाभ हानि खाते की जमा बाकी हो साझेदारों के बीच में पुराने प्रमाण में बांट दी जाती है। तो प्रविष्टि क्या करेंगे, इसके अनामत खाते उधार, विनियोग वृद्धि कमी फंड खाते उधार, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाते उधार, लाभ हानि खाता यदि लाभ है उसके खाते उधार, और साझेदारों के पूंजी खाते का। इसी तरह यदि लाभ हानि खाते की उधार बाकी दे रखी है आपको, हानि हो तो क्या एंट्री होती है, वो उधार साइड लिखा जाता है पूंजी खाते के। तो साझेदारों के पूंजी खाते उधार, लाभ हानि खाते का। ये हमने पहले भी आगे पिछले वाले चैप्टरों में देख लिया है। अब नेक्स्ट आता है कि संपत्तियों के खाते बंद करके वसूली खाते ले जाएं तब क्या करते हैं हम। जितनी भी संपत्तियां हमारे पक्के तलपट में दे रखी होती है उसको हम बंद करेंगे, उसके सब खाते बंद करेंगे और उसको वसूली खाते हम ले जाते हैं। तो वसूली खाता उधार हो जाता है और जितनी भी संपत्तियां हैं उसके खाते जमा हो जाते हैं। ऐसे ओबेसली संपत्तियों की उधार बाकी होती है, लेकिन जब उसे बंद किया जाएगा और वसूली खाते ले जा जाएगा तो वसूली खाता उधार होगा और सभी संपत्तियों के खाते क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इसी तरह प्रावधानों के खाते बंद करके वसूली खाते ले जाए। जितने भी प्रावधान हमारे हैं उसको जब बंद करके हम वसूली खाते ले जाते हैं तो जितने भी प्रावधान है जैसे डूबत ऋण अनामत खाते उधार, गिसाई फंड खाते उधार, देनदार या लेनी हुंडी पर भट्टा अनामत खाते उधार करके उसको वसूली खाते जमा किया जाता है।
अब नेक्स्ट आता है कि दायित्व के खाते बंद करके वसूली खाते ले जाया जाए। तो दायित्व की हमेशा जमा बाकी होती है, तो जमा बाकी होगी तो उसको उधार कर देंगे, यानी जितने भी दायित्व है हमारा सब उधार करके वसूली खाते जमा करेंगे। लेनदार खाते उधार, देनी हुंडी खाते उधार, बैंक ओवरड्राफ्ट खाते उधार, कारीगर लाभ भाग फंड खाते उधार, चुकाना बाकी खर्च खाते उधार, तो वसूली खाते का। ये हो गई दायित्व के खाते बंद करके एंट्री, और वो हो गई वसूली खाते बंद करके एंट्री। और प्रावधान को बंद करें उसकी भी देख ली हमने। अब क्या आता है नेक्स्ट, ये हो गए खाते बंद करके सबको अपनी अपनी जगह पर हमने वसूली खाते में सेट कर दिया। अब संपत्तियों का विक्रय किया जाए तब क्या होता है, पहला है संपत्ति की बिक्री। जब हम किसी संपत्ति की बिक्री करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएगी, रोकड़ आएगी। पर विसर्जन से संबंधित, विसर्जन में जब भी हमें संपत्ति की बिक्री करेंगे तो रोकड़ आएगी। तो रोकड़ खाते उधार, और हम क्या करते थे पहले, संपत्ति खाते का करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें संपत्ति खाते का नहीं करना है, हमें क्या करना है, वसूली खाते का। वसूली खाते एंट्री होगी, क्योंकि जो भी रिलेटेड एंट्रियाँ हैं सब वसूली से रिलेटेड होंगी। तो वसूली खाते का, रोकड़ आई तो रोकड़ बैंक खाते उधार, वसूली खाते का। और जब साझेदार संपत्ति ले जाए तब, अभी तो बेचने का हुआ, अब कितने साझेदार ऐसा होते हैं कि संपत्ति ले जाते हैं कि चलो ये फर्नीचर अब बिकने से अच्छा है कि हम ही ले जाएं, तो संबंधित साझेदार के पूंजी खाते उधार, वसूली खाते का। जहाँ रोकड़ है वहां पर आ जाएगा संबंधित साझेदार के पूंजी खाते उधार, वसूली खाते का। नीचे आपको नोट दिया गया है कि नंबर 1, पेढ़ी के विसर्जन के समय प्रत्येक दृश्य और अदृश्य संपत्तियों की मिलने वाली अनुमानित कीमत अवश्य देनी है। दृश्य अदृश्य संपत्ति की कोई भी कीमत मिलने वाली न हो तो उसके लिए प्रश्न में विशेष उल्लेख करना चाहिए। आपको सवाल में ऑलरेडी दिया होगा। नेक्स्ट है, बही में दर्ज किसी लेनदार को उसकी लेनी रकम के सामने बही में दर्ज संपत्ति दी जाए तब ऐसी संपत्ति और ऐसा लेनदार वसूली खाते ले जाया गया होने से संबंधित संपत्ति की गिनी गई उपज और संबंधित लेनदार के भुगतान के संदर्भ में कोई प्रविष्टि करनी नहीं रहती है। यदि किसी लेनदार के सामने कोई संपत्ति हमें सेट आउट करनी है, मतलब जैसे लेनदार 60,000 के हैं और फर्नीचर 60,000 का है, तो अगर सॉर्ट आउट करना है कि लेनदार को डायरेक्ट ही हम संपत्ति दे देंगे, यानी फर्नीचर दे देंगे, रकम नहीं देंगे, तो इसकी कोई भी प्रविष्टि नहीं होगी, क्योंकि सामने सामने सॉर्ट आउट हो गया है, इसीलिए इसकी कोई प्रविष्टि हमें करनी नहीं है। आगे आपको दिया गया है कि बही में नहीं लिखी संपत्ति की उपज मिले तब, यानी हमने बही में संपत्ति लिखी नहीं है लेकिन उसकी उपज हमें मिल रही है, तो क्या होगा, रोकड़ खाते उधार, वसूली खाते का। नेक्स्ट है 5वां नंबर, दायित्व चुकाया जाए तब। अब दायित्व चुकाने की बात हो रही है। पहला रोकड़ चुकाया जाए तो रोकड़ जाएगी, तो वसूली खाते उधार, रोकड़ बैंक खाते का। नेक्स्ट है, कोई साझेदार दायित्व चुकाने का स्वीकार करे तो, कोई साझेदार अपनी तरफ से बोल रहा है कि नहीं ये दायित्व मैं चुकाऊंगा, तो क्या एंट्री होगी, वसूली खाते उधार, संबंधित साझेदार के पूंजी खाते का। नेक्स्ट है, बही में नहीं लिखा दायित्व चुकाया जाए तब वसूली खाते उधार, रोकड़ बैंक खाते का। अब आई विसर्जन खर्च की बारी कि जब साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन खर्च चुकाया जाए तब, जब भी पेढ़ी का विसर्जन होता है तो विसर्जन खर्च भी उद्भवित होता है। विसर्जन खर्च कौन भुगतान करेगा, इसकी अगर आपको सवाल में जो भी प्रविष्टि दी हो, जो भी व्यवहार दिया हो, उस तरह से हम प्रविष्टि लिखेंगे। तो पहला दिया गया आपको विसर्जन खर्च पेढ़ी चुकाए और पेढ़ी को भुगतना हो तब, यानी पेढ़ी को चुकाना है और पेढ़ी को ही भुगतना है, तो वसूली खाते उधार, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते का। क्योंकि विसर्जन खर्च हमेशा कैश में दिया जाता है, तुरंत के तुरंत चुका दिया जाता है, तो रोकड़ जाएगी, वसूली खाते उधार, रोकड़ बैंक खाते का। अब यदि कोई साझेदार जिम्मेदारी स्वीकार करे तो विसर्जन खर्च कितनी बार साझेदार भी ऐसा होता है कि चुका दे, वही यानी वो जवाबदारी लेता है कि मैं चुका दूंगा। जैसे फर्स्ट आपको दिया कि यदि विसर्जन खर्च किसी साझेदार को भुगतना हो और विसर्जन खर्च का भुगतान करे तब पेढ़ी की बही में इसके संदर्भ में कोई लेखा नहीं करना होता है, परंतु ऐसे विसर्जन की कार्यवाही की जिम्मेदारी स्वीकार करने के बदले पेढ़ी द्वारा संबंधित साझेदार को उसके पारिश्रमिक की रकम चुकानी हो तब प्रविष्टि निम्नानुसार होगी। यानी जब यदि साझेदार अगर विसर्जन खर्च का भुगतान करे तब पेढ़ी के संदर्भ में कोई उसके लेखा नहीं होता है, लेकिन पेढ़ी को क्या करना होता है कि कोई
साझेदार ये जिम्मेदारी स्वीकार करता है तो उसके बदले में उसको पारिश्रमिक देना पड़ता है, तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, वसूली खाते उधार संबंधित साझेदार के पूंजी खाते का। चुकाने की जवाबदारी ले रहा है विसर्जन खर्च, तो उसकी एंट्री हमने नहीं की, लेकिन उसके बदले में उसको पारिश्रमिक तो देना पड़ेगा, तो उसकी एंट्री ये होगी। नेक्स्ट है, जिस साझेदार की जिम्मेदारी हो साझेदार ने किए विसर्जन खर्च का भुगतान पेढ़ी ने किया हो तो उसकी प्रविष्टि निम्नानुसार होगी। यानी जैसे साझेदार बी को हमने कहा है कि आपको ही विसर्जन खर्च चुकाना है, लेकिन इसका भुगतान कौन कर रहा है, पेढ़ी कर रही है, तो क्या एंट्री होगी, संबंधित साझेदार के पूंजी खाते उधार रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते का। नेक्स्ट अब आपको है, साझेदार की लोन चुकाई जाए तब। साझेदार ने यदि पेढ़ी को लोन दी है, उसको चुकाया है, तो साझेदार की लोन खाते उधार रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते का। ये हो गई आपकी चुकवनी की प्रविष्टि, और जो भी संपत्ति दायित्व वो पेढ़ी में ले गए, वसूली खाते ले गए, उसकी एंट्री। अब आगे देखना है वसूली खाता की बाकी का वितरण। वह वसूली खाता बंद करेंगे और उसकी बाकी आएगी, तो उसको किस तरह से ले जाया जाएगा। अगर लाभ हो तो क्या होगी एंट्री, वसूली खाते उधार साझेदार के पूंजी ऑब्लिक चालू खाते का। अगर हानि होगी तो साझेदार के चालू ऑब्लिक पूंजी खाते उधार वसूली खाते का। फिर है, साझेदारों का चालू खाता बंद किया जाए। यदि सवाल में हम साझेदार का चालू खाता बना रहे, ऐसे बड़े सवाल आते नहीं हैं, आपको दे रखे हैं स्वाध्याय में, तो यदि अगर चालू खाता बन रहा है और चालू खाता बंद कर रहे हैं हम, तो क्या एंट्री होगी, चालू खाता की जमा बाकी होगी तो साझेदार का चालू खाता उधार साझेदार के पूंजी खाते का, क्योंकि चालू खाता बंद करके हम कहाँ ले जाएंगे, पूंजी खाते। यदि चालू खाते की उधार बाकी होगी तो साझेदार के पूंजी खाते उधार साझेदार के चालू खाते का। अब लास्ट आपका है, साझेदार का पूंजी खाता बंद किया जाए तब यदि किसी साझेदार की अंतिम उधार बाकी हो और उसके लिए जरूरी रकम रोकड़ में लाएं तब, तो बैंक ऑब्लिक रोकड़ खाते उधार साझेदार के पूंजी खाते का। और नेक्स्ट है, साझेदार के पूंजी खाते की अंतिम बाकी जमा बाकी हो और वह रकम उसे चुकाई जाए तब, तो साझेदार के पूंजी खाते उधार बैंक ऑब्लिक रोकड़ खाते का। इतनी प्रविष्टि आपको तैयार करनी है, तो आपका 3 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रविष्टि आसान है, प्रविष्टि एक बार आप लोग को याद कर लेना है, और स्वाध्याय में जो क्वेश्चन दिए हैं, उदाहरण में जो दिए हैं, उसके अलावा बोर्ड में कहीं से भी पूछा कुछ भी जाता नहीं है। सत्य असत्य है तो सत्य सत्य आपको स्वाध्याय में दे रखा नहीं है, लेकिन मैं आपको जो भी सत्य सत्य आपको इस बुक में से रिलेटेड सत्य सत्य निकलते हैं वो मैं आपको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रविष्टि देखेंगे कि स्वाध्याय में जो सवाल आपको दिया गया है उसकी किसकी क्या प्रविष्टि होगी वो देखेंगे, और सही गलत की एंट्री देखेंगे। और उसके बाद कौन कौन से आपको सवाल बोर्ड में पूछे जाने वाले थ्योरिकल बेस जो बार बार पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको एक बार बता दूंगी कौन कौन से सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 ये चीज़ हम देखेंगे। उदाहरण में भी ऐसे सवाल आपको दे रखे हैं, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, प्रविष्टि तैयार कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रविष्टि लिखेंगे, किस तरह से एंट्री करना है, किस तरह से सवाल गिनना है वो हम देखेंगे।